गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। आई गेस मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ साफ आपको सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। दिस इज सेशन नंबर 18। हम यहाँ पे ग्रुप डी के 101 जो क्वेश्चन पेपर 2025 में पूछे गए थे उनकी बात कर रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं रेलवे के ग्रुप डी, एएलपी या एनटीपीसी में पूछे जाने वाले साइंस के सभी क्वेश्चंस की। आपके एग्जाम में जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं बेसिकली उसमें साइंस के पेपर की या साइंस के क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ ग्रुप डी की बात करूँ तो 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एएलपी के बेसिस पे आपके 25 क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछे जाते हैं। दैट मीन्स साइंस जो है वो एग्जाम में आपको क्लियर करा सकता है। बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं पढ़ना है, 9-10 का सिलेबस पढ़ना है और जो PYQ है यानी कि थ्योरी पूरी 9th और 10th की पढ़नी है। PYQ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि अभी तक के जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उनके ऊपर हमें बात करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद 18 सेशन। इससे पहले 17 सेट हो चुके हैं, उनकी PDF अपडेट हो चुकी है। अगर आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं ना तो वो सारे सेट भी जाके रिवाइज कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस पेपर्स रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट आप बोलोगे मैम 9-10 की थ्योरी कहाँ से करें, तो 9-10 की पूरी थ्योरी का सिलेबस, MCQs, उसके सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस क्लास 24 की एप्लीकेशन पे अपडेटेड है, जिसको हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वहां से कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ कॉनकेव लेंस। देखो कॉनकेव लेंस का मतलब क्या है, जब हम इस तरीके से लेंस को बनाते हैं तो ये कॉनकेव कहलाता है, ये कॉन्वेक्स कहलाता है। कनकेव की मैं बात करूं तो कनकेव या कॉनकेव लेंस में जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज निकलती हैं यानी कि जो इंसिडेंट रे होती हैं वो सीधा आपके लेंस पे पड़ने के बाद इस तरीके से फैल जाते हैं। ठीक है, तो इमेज जो है वो कैसी है, वो आगे इरेक्ट या वर्चुअल इमेज बन रही है। जब कनकेव लेंस की बात करते हैं तो इमेज हमेशा वर्चुअल या आभासी बनती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है कनकेव लेंस से। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है। कनकेव लेंस के बारे में बोले तो लार्जर इमेज बनती है क्या? नो, यू नीड टू रिमेंबर इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, फिर सीधी बनती है और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे मैम? आप इसको याद रखोगे जब हमको मायोपिया की दिक्कत होती है यानी कि नियर साइटेडनेस जिसे बोला जाता है, जब हमारी पास की मायोपिया मतलब पास का दिखाई दे रहा है, दूर का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ही इमेज बनाता है। मायोपिया में इमेज जो है वो बनती है यानी कि दूर का आपको नजर नहीं आ रहा है तो इमेज उल्टी नहीं हो सकती है, हमेशा सीधी बनेगी, सीधा ही देखते हो आप। वर्चुअल है, आभासी है, क्योंकि आप वो जब ऑब्जेक्ट आपके सामने से हट जाते तो इमेज भी हट जाती है, उस केस को हम वर्चुअल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। ठीक है, which of the following correctly identify a homogeneous solution where solute and solvent are element। अच्छा, एलिमेंट बताना है आपको। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जब हम बोलते हैं ना तो हम अपने पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होमोजीनस जो है वो एयर जो है ना वो क्या होती है आपकी? होमोजीनस सोल्यूशन है। एयर क्या होती है? होमोजीनस सोल्यूशन है, जहां पे हम होमोजीनस उस चीज को बोलते हैं जहां पे मेरे पास एक फिक्स्ड रेशियो में मैं बात कर सकती हूँ। जैसे शुगर डिजोल्व इन वाटर, क्या हम फिक्स्ड रेशियो में बात कर सकते हैं? नहीं। चीनी तो आप जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ रहा है पानी में घोल सकते हो, तो है तो ये होमोजीनस। लेकिन सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है ना वो आपके एक एलिमेंट नहीं है, है ना, एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। आयरन फिलिंग मिक्स विद सल्फर, ये होमोजीनस नहीं है। कार्बन डिजोल्व इन वाटर, ये भी आपका नहीं आएगा, वाटर अगेन कंपाउंड है। ऑक्सीजन मिक्स्ड विद नाइट्रोजन इन एयर, ठीक है, NO2 बना देता है। ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन के साथ मिक्स करती है हवा में तो ये एलिमेंट और एलिमेंट का सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। ऑक्सीजन भी इसमें एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एलिमेंट है। फॉर अ कनकेव मिरर, अगेन अब ये देखो ये पेपर में पहले 3 क्वेश्चन लाइट वाले चैप्टर से हैं, है ना। अगर जिस बच्चे ने लाइट छोड़ा होगा उसके लिए तो साइंस का पेपर ही डिफिकल्ट होगा। फॉर अ कनकेव मिरर द हाइट ऑफ एन इमेज, द हाइट ऑफ एन इमेज, ठीक है, द हाइट ऑफ एन इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, ठीक है, तो ये कंसीडर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा? नहीं।
कंसीडर्ड जीरो तो कैसे ही क्यों ही करेंगे जब इमेज, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है, इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। जब इमेज ऊपर बनती है ना इस तरीके से, तो ये हाइट हो गया, ठीक है, हाइट जब ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव है, अगर ये नीचे बनती हाइट तो हम नेगेटिव लिखते हैं। सो आंसर इज कंसीडर पॉजिटिव। Which functional group is presented by aldehyde? CHO करके याद रखिए, aldehyde COH है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, OH है ये तो एल्कोहल हो गया यहाँ पे। उसके अलावा कीटोन, सीथर्स, ये सारे ग्रुप्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सिंपल, अगर OH है तो अल्डिहाइड, एल्कोहल्स हैं OH का अगर हमने बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया इस तरीके से तो फिनॉल्स हो जाते हैं। अगर ROR है तो इथर हो गया, ROR। अगर डबल बॉन्ड के साथ है तो कीटोन्स हो जाते हैं। अगर R डबल ऐसे करके यहाँ पे R लगा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से लगा है, यहाँ पे एक और लगा हुआ है और उसके बाद एक ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको एट या कीटोनेट या ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरिंग स्पीड। अच्छा, वेरिंग स्पीड मतलब हर बार अलग अलग स्पीड है। इसका डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड इज 50 मीटर। 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 50 मीटर की है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, कुछ और नहीं करना। 50 डिस्प्लेसमेंट है, 10 सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो आंसर आ गया। न्यूमेरिकल्स इस इतने ही लेवल के आते हैं, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट नहीं करिएगा एग्जाम के लिए। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की? ठीक है, ब्रिटल एंड ब्रेक इजीली, नहीं भाई ये तो आप हटा ही दीजिए। ब्रिटल एंड ब्रेक इजीली नहीं होता है, ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं। मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई, बस यहाँ पे हाई लिख देते हैं, आंसर ये ठीक हो जाता है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, नो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर सोनरस एंड प्रोड्यूस साउंड, ये बिल्कुल ठीक है। मेटल्स जो हैं वो चमकदार होते हैं और जब उनके ऊपर मतलब थोड़ी सी भी अटैक की जाती है या उनको बजाया जाता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्ट्रक, बी आंसर। विच इज द ट्रू अबाउट हेट्रोजीनस मिक्सचर? अगेन दो टॉपिक से दो क्वेश्चंस हैं, हेट्रोजीनस होमोजीनस और पीछे आपका जो मिरर वाला या लाइट वाला चैप्टर है। तो हेट्रोजीनस क्या होता है? विषमांगी, जहाँ पे आपकी चीजें सेपरेट नहीं हो पाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आपका रेशियो फिक्स नहीं होता है उसको हम हेट्रोजीनस बोलते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अच्छा, विच इज ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू अबाउट द मिक्सचर्स, ट्रू अबाउट द मिक्सचर्स। कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, composition is same throughout, individual substance retain their property, it behaves like a compound. Now the point is, जब भी कोई भी चीज किसी चीज में, जैसे हमने यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, हमने अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल दिया है, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बना ना उसमें वो सॉल्यूशन या विलियन अगर वो पूरा का पूरा एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो होमोजीनस होता है। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन अगर वो उसमें ऐसा हो कि उसमें आपने 5 चीजें मिलाई हैं और पांचों चीजें अपनी प्रॉपर्टी यानी कि अपनी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस है, उसको होल्ड कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है? वो हेट्रोजीनस है, ठीक है। सेपरेट हो सकते हैं, नॉट इन ऑल केसेस बट सेपरेट हो सकते हैं। कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी सेम नहीं होगी, सेम होती तो होमोजीनस होते, और एक कंपाउंड की तरह बिहेव करते तो भी आपके होमोजीनस कहलाते, ना कि हेट्रोजीनस सब्सटेंस, राइट। इथेनॉल इज मिसेबल विद वाटर ड्यू टू विच ग्रुप? इथेनॉल जो है वो पानी में नहीं घुलता है, क्यों? हाइड्रोक्सिल की वजह से, ठीक है। OH यहाँ पे लगा हुआ है, इथेनॉल, ऑल की प्रॉपर्टी OH को हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, और हाइड्रोक्सिल जो है वो पानी के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, इसीलिए ये आपका इमिसेबल कहा जाता है, मिसेबल। व्हाट हैपेंस टू डेंसिटी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज? जब तापमान को बढ़ा दिया है तो घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो आपके पास कोई सॉलिड चीज है जिसमें मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज है, अगर आप इसको हीट करने लगोगे ना तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पार्टिकल है ना उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हीट करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
तो डेंसिटी घटेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखें। हीट करने पे किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपना पोजीशन को चेंज करते हैं एंड डेंसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। जो सेल के अंदर डीएनए होता है, सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए इन दी सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। सेल न्यूक्लियस में डीएनए इनमें से किसके सब्सटेंस के बनने की इंफॉर्मेशन देता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन या लिपिड। तो यहाँ पे हमारे पास है तो प्रोटीन, लेकिन ये दाल चावल वाला टाइप का प्रोटीन नहीं है। दिस इज अ प्रोटीन जो कि हमको जीन एक्सप्रेशंस में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज अ प्रोटीन जो हमको किस में हेल्प कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जीन एक्सप्रेशंस के लिए। अ मैन अंडरगोज अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर दैट प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम मिक्सिंग विद सीमेन, विच स्ट्रक्चर वाज मोस्ट लाइकली ऑल्टर्ड। एक आदमी एक छोटी सी सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरता है जो स्पर्म को सीमेन के साथ मिलने से रोकता है। इसमें किस स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा बदलाव की संभावना है? मैन अंडरगो सर्जरी, जहाँ पे क्या किया है कि जो सीमन क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल्स में ग्लैंड्स होते हैं, उनसे रिलीज होके फ्लूइड निकलता है, उसमें जब स्पर्म्स मिलते हैं तब वो सीमन बन जाता है। नाउ व्हाट यू हैव डन कि आपने जो वास डेफरेंस है, जहाँ से स्पर्म्स, जैसे ये टेस्टीज हैं, इसमें एपिडिडाइमस होता है, वहां से स्पर्म बनते हैं और जाके एक ट्यूब जैसे में जाना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम वास डेफरेंस बोलते हैं। अगर यहाँ पे वास डेफरेंस को कट करके टाई कर दिया तो स्पर्म यहीं पे रहेंगे और जो सीमेन प्रोड्यूस हो रहा है सेमाइनल वेसाइकल या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से, उसके साथ मिक्स नहीं होंगे। तो आपने ऑल्टरनेशन जो की होगी वो किसके साथ की होगी, वास डेफरेंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनमें से कौन सी चीज आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखता है, ये हेल्प करता है? तो हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल। इग्नोरिंग हाइजीन तो कुछ भी नहीं करता है। अर्ली मैरिज, जंक फूड, अर्ली मैरिज हाउ कैन मेक योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ गुड, इट इज बैड फॉर हेल्थ। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अच्छा, अर्ली मैरिज का मतलब यहाँ पे 18 से कम की बात हो रही है ना, 18 से 25 इज गुड एज फॉर मैरिज। न्यूरॉन का कौन सा भाग केंद्रक और साइटोप्लाज्म रखता है? न्यूरॉन कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो हेड पार्ट जो होता है सेल बॉडी, इसको साइटोन भी बोलते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, ईयर, सब कुछ होता है। एक्सॉन जो होता है वहां पे प्रोटीन होती है, माइलिन शीट होती है, श्वेन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सॉन और सेल बॉडी, दो चीजों से ये मिलके हमारा एक्सॉन या न्यूरॉन बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट अफेक्ट द बॉयॉन्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूइड। तो अगर किसी भी पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको पानी के अंदर इमर्ज किया गया है, तो बियॉन्ड फोर्स के ऊपर कौन, बियॉन्ड फोर्स इनमें से किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट अफेक्ट लिखा है द बियॉन्ड फोर्स। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये तो आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट याद रखिए, जो बॉयॉन्ड फोर्स होता है वो फ्लूइड की डेंसिटी, वाटर डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ना कि जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। ऑब्जेक्ट कितना भी भारी है, कितना भी डेंस है, लेकिन बॉयॉन्ड फोर्स तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डेफिनेटली, अगर वो किसी भी लिक्विड में सबमर्ज्ड हो रहा है तो उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। विच स्टेटमेंट अबाउट एड्रीनलिन इज करेक्ट? एड्रीनलिन के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है। इट प्रमोट्स डाइजेशन, एड्रेनालिन फाइट और फ्लाइट हार्मोन से रिड्यूस ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्रीजेस हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट, राइट। डाइजेशन का तो एड्रेनालिन रश अगर डाइजेशन में हेल्प करने लगा तो फिर तो हमारे खाने का पूरा पैटर्न ही अलग होगा ना। द वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट इज इक्वल टू, किसी चलती वस्तु को रोकने के लिए बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है किसके? उसके वजन के, उसके मोमेंटम के, उसकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। देखिए मास और वेलोसिटी चलती हुई चीज है। क्वेश्चन देखना, मूविंग बॉडी, आप याद रखो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे भी आपको मूविंग बॉडी दिखाई दे रही है, चलती हुई वस्तु दिखाई दे रही है ना, वहां पे मूविंग वर्ड आते ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना शुरू कर दीजिए, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी मूविंग बॉडी या मूविंग एनर्जी करके बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे आंसर आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेथोस्कोप इज बेस्ड ऑन, स्टेथोस्कोप जो है वो आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। जब स्टेथोस्कोप में दिल की धड़कन जाती है तो वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे करके जो ट्यूब होती है उसमें मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, तब हम बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एट, विद्युत धारा को हम किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो विद्युत धारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया की आ रही है आवाज अभी ना? हाँ, मिस हुआ हो तो यू गो विद द क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ मिस हुआ हो तो आप क्वेश्चंस के फ्लो के साथ जाना। अब आवाज मेरे ख्याल से आ रही है। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज और लेंथ के ऊपर जो है ना वो हम बात करते हैं जब रेजिस्टेंस की बात होती है। एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट एरिया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। हाउ डज फ्यूमिगेशन हेल्प्स इन सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। फ्यूमिगेशन क्या होता है, अनाज, फ्यूमिगेशन जो है वो जैसे ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। फ्यूमिगेशन धूमीकरण इसको बोलते हैं, फ्यूमिगेशन का हिंदी होता है धूमीकरण, है ना। तो यहाँ पे जो पेस्ट होते हैं या इंसेक्ट होते हैं उनको मारने का काम करता है और ग्रेन को स्टोर करता है। तो स्टोरेज हाउस होता है ना बड़े बड़े, उसमें व्हेन लेड नाइट्रेट, क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उनकी या तो डायग्राम ड्रॉ किए या फिर उनकी जो रेफरेंसेस हैं वो लिखा, तो चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हैं और आंसर सही बैठता है, राइट। When lead nitrate react with potassium iodide, और जरूरी नहीं है कि आपको पूरी इक्वेशंस लिखनी है, सब कुछ लिखना है, आप ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे NO3 ट्वाइस होता है, NO3 ट्वाइस लिखते हैं, तो इस तरीके की इक्वेशन आती है। प्लस KI, तो यहाँ पे जब सीसा नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ प्रतिक्रिया की जाती है तो येलो प्रेसिपिटेशन का एक कंपाउंड बनता है, और वो येलो प्रेसिपिटेशन होता है PBI, ठीक है। लेड आयोडाइड क्या होता है, लेड आयोडाइड, PBI2 लिख सकते हैं इसको। हम इक्वेशन पूरी नहीं कर रहे हैं, 2KI होगा तो PBI2 हो जाएगा। तो लेड आयोडाइड जो है वो क्या करेगा, वो येलो कलर का एक कंपाउंड देता है। उसके अलावा जो प्रोड्यूस होता है वो 2KNO3 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इक्वेशन भी बैलेंस है, लिख सकते हो इसको इक्वेशन को। इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है, लेड आयोडाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल और फ्यूल एडिटिव, तो बहुत ही कॉमन है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल पंप पे। मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कई सारे जो पेट्रोल ओनर्स होते हैं, मतलब जो ये जो ओनर्स होते हैं ना इसके पंप के, पेट्रोल पंप वगैरह के, वो लोग इसमें इथेनॉल की एडिटिव जो है वो मिलाते हैं, ठीक है। एक कार स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है और 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की गति से प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण बताना। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब है v, जो u है एक्चुअली u0 है, ठीक है। अटेंड्स 20 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन बताना। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू लिखते हैं, अपॉन में टाइम टेकन 4 हो गया यहाँ पे, तो v माइनस यू किया आपने, u0 है, v20 है, 4 पंजे 20, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज करेक्ट लिखा है। स्टार्ट यहां से करते हैं, दे स्टार्ट ऑन नेगेटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन पॉजिटिव। नो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन्स, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जब हम बात करते हैं तो दे आर नॉट मैंडेटरली स्ट्रेट लाइन, इनफैक्ट वो हमेशा एक यूनिक फील्ड पॉइंट से प्रोड्यूस होके ऐसे करके आपका प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे करके निकलते हैं। इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। दे कैन फॉर्म क्लोज्ड लूप्स तो बनते नहीं है ना, इस तरीके से लूप्स नहीं बन रहे। दे नेवर इंटरसेक्ट, ये चीज बिल्कुल ठीक है। अभी वो कभी भी मिलते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव नहीं जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, नो, दे आर इन कर्व्ड लाइंस, क्लोज लूप्स भी नहीं बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। स्मूथ का काम क्या है,
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, या फिर स्टोरेज करना कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, ये जो काम है वो होता है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। बाकी प्रोटीन का सिंथेसिस करना वो रफ एंडोप्लाज्मिक करती है। असेंबली ऑफ राइबोसोम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ शुगर्स ये आपका सेल के न्यूक्लियस का फंक्शन होता है। शुगर्स की बात करें तो वो जितना भी आपका जो शुगर मतलब पेंटोज और जो डेक्सट्रोज में बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए बायोलॉजिकल मेथड देखो, बायोलॉजिकल पूछा है तो स्प्रेइंग डीडीटी ये तो बनती है ना। बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू ये तो खतरनाक है, इसकी वजह से तो दिक्कतें ही हो रही है इतना पराली वाला। प्लोइंग हल चलाने से आप कैसे क्रॉप को तो प्रोटेक्ट नहीं करोगे ना, हल ही चला रहे हो तो क्रॉप कैसे प्रोटेक्ट होगा। इंट्रोड्यूसिंग पेस्ट प्रीडेटर्स यानी कि मान लीजिए एक खेत के अंदर एक्स नंबर नाम का एक कीड़ा लगता है और आपने उसमें उस पेस्ट को डाल दिया जो उस एक्स कीड़े को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इससे बायोलॉजिकली जो कीड़े इंट्रोड्यूस हुए हैं वो भी अपना अच्छे से खाना जो है वो ले पा रहे हैं, जो आपने कीड़ा एक्स इंट्रोड्यूस किया है, और फसल को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। और बायोलॉजिकल तरीका है तो इससे फसल को केमिकली भी किसी भी तरीके का नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। सो इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट प्रीडेटर्स, राइट। तो ये वाला पेपर भाई ग्रुप डी का जिनका भी आया था उन लोग के लिए आसान पेपर है ये। बाकी थ्योरी आप क्लास 24 एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह जो है वो भी क्लास 24 एप्लीकेशन पे पूरा अपडेट होते हैं। जीके के भी फ्री टेस्ट हैं, उधर से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, इस क्लास को आप डेली रेगुलर देखते रहिए, आपका साइंस का बहुत सारा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।